हिस्ट्री में पहली बार ईरान ने इजराइल पर डायरेक्टली अटैक किया है। क्या यूएस, रशिया जैसी बड़ी कंट्रीज भी इस वॉर में पार्टिसिपेट करेंगी? क्या ये वॉर वर्ल्ड वॉर 3 की शुरुआत बनेगी या फिर इंडिया को इस वॉर से क्या इम्पैक्ट होगा? अगर आप भी इन सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो इस वीडियो के एंड तक बने रहिए, क्योंकि आज हम इस वीडियो में बहुत सारे अननोन और अनसुने फैक्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। हुआ ये कि लास्ट संडे ईरान ने वर्ल्ड की लार्जेस्ट एवर ड्रोन स्ट्राइक लॉन्च करी इजराइल पर, जो कि हिस्ट्री का आज तक का सबसे बड़ा मिसाइल अटैक है। हुआ ये कि संडे रात को ईरान ने इजराइल पर 200 से भी ज्यादा ड्रोन्स और मिसाइल से अटैक किया। पर ये ऐसा नहीं है कि ईरान ने ये अटैक बिना किसी रीजन के किया था, जबकि ये तो एक जवाब था इजराइल की स्ट्राइक का, जो उन्होंने ईरानियन कॉन्सुलेट पे दमस्कस में किया था। और ये ज्यादा कंसर्निंग इसलिए भी है क्योंकि ये अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन अटैक हुआ है जो आज तक किसी भी कंट्री ने किया है। इवन ये पहली बार था जब ईरान ने ऑलमोस्ट हाफ सेंचुरी की दुश्मनी के बाद इजराइल पे डायरेक्टली अटैक किया। पहले ईरान और इजराइल एक शैडो वॉर में एंगेज थे, जो एक दूसरे की प्रॉपर्टी पर हमला करते लेकिन रिस्पॉन्सिबिलिटी कभी नहीं ली। शैडो वॉर एक तरह का आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट है जो कि सीक्रेटली कंडक्ट किया जाता है, जहां पर पीस और वॉर के बीच में पार्टिसिपेंट्स अलग अलग तरीके से अपने गोल्स को हासिल करने के लिए काम करते हैं। बट ईरान और इजराइल शैडो वॉर या फिर किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में शामिल ही क्यों है? अब देखो, ईरान और इजराइल मिडिल ईस्ट के दो सबसे बड़े दुश्मन देश है, और इस रीसेंट अटैक ने तो पूरी दुनिया को एक वॉर के किनारे पर लाकर खड़ा कर दिया है, क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है। और ईरान तो शुरू से ही इजराइल की पैलेस्टीनियन पॉलिसी और गाजा में उनके मिलिट्री ऑपरेशन के खिलाफ रहा है, जिसने गाजा में तबाही मचा दी और इवेंचुअली 33,000 पैलेस्टीनियन की जान ले ली। और जब इजराइल की हमास के साथ वॉर शुरू हुई तो ईरान के प्रॉक्सीज ने अलग अलग जगह लड़ाई शुरू कर दी। जैसे हिजबुल्लाह ने इजरायली ट्रूप्स के साथ बॉर्डर पर डेली लड़ाई की। हिजबुल्लाह बेसिकली एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जो खुद को रेवोल्यूशनरी ऑर्गेनाइजेशन मानती है, जो कि ब्रॉडर मुस्लिम लीडर्स में से एक है जो इजराइल के खिलाफ है। और इसकी फाउंडेशन से ही सिर्फ एक कोर आइडियोलॉजी रही है कि इजराइल को डिस्ट्रॉय करना है। और इसके जो ज्यादातर मेंबर्स हैं वो भी ये मानते हैं कि ज्यूइश स्टेट यानी कि इजराइल को खत्म करना है। चलिए अब अपनी कहानी पर वापस आते हैं। अब आप में से मेजॉरिटी लोगों के लिए ये बात शॉकिंग हो सकती है कि ईरान और इजराइल के रिलेशनशिप पहले इतने खराब क्या खराब ही नहीं थे, बल्कि ईरान और इजराइल के बीच में अलाइज थी। असल में एक वक्त था जब ईरान और इजराइल के करीबी अलाइज थे। इवन ईरान ने तो 1948 में ज्यूइश कंट्री को रिकॉग्नाइज किया था। और आज के मुकाबले ईरान ने 1948 में जब इजराइल के फॉर्मेशन के बाद टर्की के बाद दूसरा मेजॉरिटी मुस्लिम देश बना था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया था, जबकि दूसरे अरब देशों ने इसके खिलाफ स्ट्रिक्ट अपोजिशन दिखाई थी, इवन डायरेक्ट वॉर भी किए थे। देखो, ईरान पहले अरब और इजरायली वॉर का हिस्सा नहीं था और इजराइल की विक्ट्री के बाद इसके साथ डिप्लोमेटिक टाइज किए थे। उस टाइम ईरान मिडिल ईस्ट रीजन की सबसे बड़े ज्यूइश कम्युनिटीज में से एक थे। इवन तब मोहम्मद रेजा पहलवी द शाह हु रूल्ड ईरान और इजराइल के पीएम डेविड बेन के बीच में फ्रेंडली रिलेशंस थे, जो टर्की और ईरान के साथ अलायंस बनाने की कोशिश कर रहे थे ताकि नॉन अरब स्टेट्स की दुश्मनी का मुकाबला कर सके। इवन जब अरब स्टेट्स ने इकोनॉमिक बायकॉट किया था तो ईरान ने ही इजराइल को ऑयल बेचा था, और इसके रिस्पॉन्स में इजराइल के मोसद स्पाई एजेंसी ने शाह के सवक पुलिस को ट्रेन किया था। और यहाँ पर कमाल की बात तो ये है कि उस टाइम पर शाह और इजराइल दोनों को यूनाइटेड स्टेट्स का सपोर्ट था। और इजराइल ने ईरान में एक एम्बेसी बनाई और 1970s में एम्बेसडर्स को एक्सचेंज किया, और ट्रेड टाइज के साथ साथ में मिलिट्री और सिक्योरिटी कॉर्पोरेशन को भी फ्लरिश किया। बट 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद ईरान में चीजें ड्रास्टिकली बदल गई, जहां शाह को हटा दिया गया और एक नया रिलीजियस स्टेट बना दिया गया। अयतोल्ला रूहुल्लाह खोमेनी एक नया प्रोस्पेक्टिव लेकर आया, जो मानता था कि इस्लाम सबसे ऊपर है और मानता
था कि इजराइल ने अपने इंटरेस्ट के लिए पैलेस्टीनियन लैंड को ऑक्यूपाई किया हुआ है। कोहोमिनी ने इजराइल को लिटिल शैतान यानी कि छोटा डेविल और यूएस को ग्रेट शैतान यानी कि बड़ा डेविल बोला। एंड देन फॉर ऑब्वियस रीजंस इजराइल ने इस नए इस्लामिक रिपब्लिक को रिकॉग्नाइज करने से मना कर दिया और नतीजा ये हुआ कि ईरान ने इजराइल के साथ सारे टाइज को तोड़ दिया और इजराइल के ट्रेवल के लिए सारे रूट्स को, फ्लाइट्स को ब्लॉक कर दिया गया और इजरायली एम्बेसी को पैलेस्टीनियन एम्बेसी में बदल दिया गया। और फिर ईरान ने मिडिल ईस्ट में अपना इम्पैक्ट बढ़ाने के लिए इजराइल और सऊदी अरेबिया जैसी पावरफुल कंट्रीज जिनको यूएस का सपोर्ट है उसके अपोजिशन में आ गया। लेकिन फिर भी ईरान और इजराइल के बीच में इनफॉर्मल कमर्शियल लिंक्स जो थे वो जारी थे, लेकिन ये भी बहुत तेजी से बदलने लगे और एट द एंड इनके बीच में एक शैडो वॉर स्टार्ट हो गया। जैसे ईरान ने प्रॉक्सी मिलिट्री और ग्रुप्स को सीरिया, इराक, लेबनान, यमन जैसे देशों में बिल्ड किया और डीपली फंड किया। और फिर इस्लामिक जिहाद पहला ईरान बैक्ड पैलेस्टीनियन ऑर्गेनाइजेशन बना जिसने इजराइल के खिलाफ हथियार उठाए। कई सालों से ईरान और इजराइल ने मिडिल ईस्ट में एक दूसरे के इंटरेस्ट को शैडो वॉरफेयर के जरिए टारगेट किया है। जैसे इजराइल को सस्पेक्ट किया जाता है कि उसने ईरानियन न्यूक्लियर साइंटिस्ट का मर्डर और इस्लामिक रिपब्लिक में एटॉमिक साइट्स को सैबोटेज करने के लिए, जैसे जब उसने सीरिया के एयरपोर्ट्स पर बॉम्ब्स गिराए ताकि वो ईरानियन का जो आर्म शिपमेंट है उसको इंटरप्ट कर सके। और दूसरी तरफ ईरान को सस्पेक्ट किया जाता है कि उसने जूस और इसराइलीज के इंटरेस्ट को टारगेट करने के लिए काफी बार बॉम्ब्स और गन अटैक्स करवाए हैं। 2010 में यूएस और इजराइल ने एक ऐसा कंप्यूटर नेटवर्क डेवलप किया जिसे स्टक्सनेट कहते हैं, जिसने रिपोर्टेडली ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को नुकसान पहुंचाया। ये पहला पब्लिकली नोन साइबर अटैक था इंडस्ट्री मशीनरी पे जिसने ईरान के कई सारे सेंट्रीफ्यूजेस को डिस्ट्रॉय कर दी। 1979 से सभी ईरान के लीडर्स ने इजराइल को खत्म करने के बारे में कई बार बोला है और पैलेस्टीन की लैंड पर भी ये बातें बहुत बार की गई हैं। और रिटर्न में इजराइल ने अपनी जो मिलिट्री फोर्स है उसको बढ़ा दिया गया है ताकि कोई भी अटैक अगर होता है तो उसको रोक दिया जाए। लेकिन हाल ही में चीजों ने ड्रामेटिक टर्न तब लिया जब सस्पेक्टेड इजरायली वॉर प्लेन्स ने सीरिया में ईरानियन एम्बेसी पे बॉम्ब गिराए जिसमें कम से कम 13 लोगों की मौत हो गई। इनमें 2 इस्लामिक ऑफिशियल्स और इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड फोर्स के 5 ऑफिशियल्स शामिल थे। और सबसे इम्पोर्टेंट, इस अटैक ने मोहम्मद रेजा जहीदी को मार दिया जो फॉरेन अलायंस के साथ रिलेशन मैनेज करने के लिए ईरानियन कमांडर थे। उनकी किलिंग यूएस ड्रोन स्ट्राइक के थ्रू 2020 में कसीम सोलेमनी की किलिंग के बाद सबसे बड़ी हाई प्रोफाइल किलिंग है। और इस अटैक का जवाब देने के लिए ईरान ने सालों के कॉशियस क्लैशेस के बाद ईरान पे 170 बॉम्ब्स कैरिंग ड्रोन्स, 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइल्स और 120 से भी ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स लॉन्च किए। और दुनिया भर के लीडर्स दोनों ही साइड्स को रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करने के लिए अर्ज कर रहे हैं। जैसे कि यूएस प्रेसिडेंट जो बिडेन ने इजराइल को आयरन क्लैड सपोर्ट का वादा किया है, लेकिन कहा है कि वॉशिंगटन इस इजरायली रिटालिएशन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा एमिड ग्रोइंग क्रिटिसिज्म। और अगर सच में वॉर शुरू हो जाती है तो इजराइल और ईरान की इस वॉर में एक और नया हिस्टोरिक चैप्टर ऐड हो जाएगा। लेकिन इस वॉर के केस में कौन सी साइड की आर्मी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है? सी, ईरान इजराइल से जियोग्राफिकल साइज में और पॉपुलेशन दोनों में काफी बड़ा है। ईरान की पॉपुलेशन 90 मिलियन यानी कि 9 करोड़ है, जो कि इजराइल की पॉपुलेशन से करीब 10 गुना ज्यादा है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि मिलिट्री में भी ईरान इजराइल से काफी बड़ा है। ईरान ने मिसाइल्स और ड्रोन्स में हेवीली इन्वेस्ट किया है। उसके पास अपनी एक्सप्लोजिव और गन की भी एक बड़ी कलेक्शन है और साथ साथ में उसने अपने प्रॉक्सीज को भी अच्छे अमाउंट में सप्लाई किया है, जैसे कि यमन के हौथीज और लेबनान के हिजबुल्लाह। लेकिन ईरान के पास एयर डिफेंस सिस्टम और फाइटर जेट्स की कमी है। हालांकि इजराइल ने रशिया की यूक्रेन की वॉर के टाइम पर जो उसको मिलिट्री सपोर्ट दिया था उसके बदले में उनकी रशिया से कॉर्पोरेशन की बात चल रही है। ईरान ने शायद ड्रोन अटैक्स प्रोवाइड किए थे और अब रिपोर्टेडली रशिया ये वेपन्स खुद मैन्युफैक्चर करने की कोशिश कर रहा है। और इसके अपोजिट इजराइल दुनिया की सबसे एडवांस्ड एयरफोर्स में से एक है। एक रिपोर्ट के अकॉर्डिंग इजराइल के पास कम से कम 14 स्क्वाड्रॉन्स ऑफ जेट्स हैं, जिसमें F-15S, F-16S और लेटेस्ट F-35 स्टील्थ जेट इंक्लूडेड है। और इजराइल को राइवल टेरिटरी में डीप स्ट्राइक कंडक्ट करने का एक्सपीरियंस है और इट इज
इज बिलीव्ड कि इजराइल के पास न्यूक्लियर वेपन है, लेकिन वो ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ डेलिब्रेट एम्बिग्युइटी को मेंटेन करता है। लेकिन ईरान के पास कोई न्यूक्लियर वेपन नहीं है और वो ये भी डिनाई करता है कि वो अपने सिविलियन न्यूक्लियर प्रोग्राम का यूज करके न्यूक्लियर स्टेट बनना चाहता है। पिछले साल ग्लोबल न्यूक्लियर वॉचडॉग ने ईरान के अंडरग्राउंड फोर्डो साइट पे 83.7% प्योरिटी के एनरिच्ड यूरेनियम पार्टिकल्स पाए, जो वेपन ग्रेड्स के बहुत करीब है। ईरान ने कहा है कि अनइंटेंडेड फ्लक्चुएशंस इन एनरिचमेंट लेवल्स हो सकती है। ईरान 2 सालों से यूरेनियम को 60% प्योरिटी तक एनरिच कर रहा है, जो कि 2015 में की गई वर्ल्ड पावर के साथ न्यूक्लियर डील के खिलाफ है। लेकिन अगर ईरान और इजराइल के बीच में वॉर होती है तो क्या इससे वर्ल्ड वॉर 3 हो सकती है? द आंसर इज नो, क्योंकि जो वर्ल्ड में टेंशन अभी चल रही है, जैसे कि यूक्रेन, मिडिल ईस्ट, एशिया पैसिफिक, वो सेपरेट है, कनेक्टेड नहीं है। सो द गुड न्यूज इज हम वर्ल्ड वॉर 3 के पास में नहीं है। बट द बैड न्यूज इज जो ये कॉन्फ्लिक्ट अभी ईरान और इजराइल में बढ़ रहा है, उसकी वजह से हमारे ऑयल प्राइसेस पर फर्क पड़ सकता है और इवेंचुअली शॉर्ट टर्म में इससे इंडियन मार्केट में भी प्रेशर देखने को मिल सकता है। अगर मैं स्पेसिफिकली बोलूँ तो ऑयल बेस्ड सेक्टर्स जैसे कि ऑटोमोबाइल्स, ट्रांसपोर्टेशन, एविएशन, पेंट्स, टायर, सीमेंट और केमिकल्स में सबसे ज्यादा असर देखने को मिल सकता है। और इनके अलावा इंडियन स्टॉक्स जिनमें इजरायली कनेक्शन है, जैसे कि अडानी पोर्ट, सन फार्मास्यूटिकल्स, डॉक्टर रेड्डीज और ल्यूपिन, NMDC, कल्याण ज्वेलर्स और टाइटन, उन पे भी असर देखने को मिल सकता है। अब आगे क्या होगा ये तो हमें पता नहीं, बट द बेस्ट वी कैन डू इज प्रे कि वॉर ना हो। और अगर आप ऐसी और इंटरेस्टिंग वीडियोस देखना चाहते हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि मैं ऐसी वीडियोस लाती रहूंगी।